हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स। ये जो है पार्ट 2 है साइनैप्स का। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑफ द साइनैप्स में हमने डेफिनेशन ऑफ साइनैप्स, टाइप्स ऑफ साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स के ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और टाइप्स ऑफ इनहिबिशन के बारे में डिस्कशन किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके साइनैप्स पार्ट 1 देखिए। उसका ये अभी सेकेंड या कंक्लूडिंग पार्ट है, पार्ट 2। ओके, सो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, तो उसमें 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स। ओके, सो हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत ब्रीफ रहूंगा क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको कोशिश करके जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। सो पहला है वन वे कंडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स में वन वे कंडक्शन, होप आपको ये साइड का भी नजर आ रहा होगा। वन वे कंडक्शन, ओके। सो वन वे कंडक्शन यानी कि साइनैप्टिक ट्रांसमिशन हमेशा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन तक रहता है, उसे कहते हैं वन वे कंडक्शन। यानी कि मान लीजिए ये एक प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है। ओके, साइनैप्स का मतलब क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, ये एक न्यूरॉन है, तो एक ये न्यूरॉन है, ये जो है सेकेंड न्यूरॉन पे कनेक्शन देता है अपना। ठीक है, ये एक मान लीजिए सेकेंड न्यूरॉन है, जिसे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि इसका सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है। तो ये जो कनेक्शन है ये हमेशा प्री साइनैप्टिक से पोस्ट साइनैप्टिक यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसे कहते हैं वन वे कंडक्शन। ओके, इसे कहते हैं बेल मैगेंडे लॉ भी कहा जाता है। यूजुअली केमिकल साइनैप्स में ऐसा देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में बाई डायरेक्शनल भी होता है, लेकिन कॉमनली हमारे नर्वस सिस्टम में केमिकल साइनैप्सेस ही होते हैं जो कि वन वे कंडक्शन। वन वे कंडक्शन क्यों होता है, वापस क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो ट्रांसमिशन जो केमिकल साइनैप्स में होता है, यहाँ से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो जाके स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर्स पे जो कि दूसरे न्यूरॉन्स पे होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था कैसे केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, और न्यूरोट्रांसमीटर एंड पे टर्मिनल एंडिंग्स में ही रहते हैं जहां से वो निकलते हैं, इस वजह से वहीं पे ट्रांसमिशन होता है, वापस रिवर्स नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक वन वे कंडक्शन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है साइनैप्टिक डीले। साइनैप्टिक डीले, साइनैप्टिक डीले यानी कि मैसेज, यूजुअली ये जो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी एक साइनैप्स यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है, जो न्यूरोनल सेल्स है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है, उसके बीच के जो जंक्शन को साइनैप्स कहते हैं। तो जो मैसेज पहुंचता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, तो वो मैसेज पहुंचने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उसे कहते हैं साइनैप्टिक डिले। तो क्यों डिले होता है? क्योंकि यहाँ से मेनली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो एक न्यूरॉन में होता है, वो एक्शन पोटेंशियल जो है दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करना होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करना होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ से जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, एक्साइटेटरी हो या इनहिबिटरी हो, वो केमिकल एनर्जी फिर से उसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो डिटेल्स अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, बस इतना याद रखिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में होगा, केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो लंबा प्रोसेस है जो केमिकल ट्रांसमिशन का, जो हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो है रिलीज हो, फिर जाके वो बाइंड करे रिसेप्टर्स पे, फिर आयोन चैनल्स खुले, फिर एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल हो, फिर एक्शन पोटेंशियल हो। तो उतने जो प्रोसेस में जो है कुछ मिली सेकेंड्स का जो वक्त लगता है तो मैसेज ट्रांसमिशन को, उसको कहते हैं साइनैप्टिक डिले। यानी कि साइनैप्टिक ट्रांसमिशन में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, वो हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो कॉन्वर्जेंस, सो साइनैप्स में जो है अगर एक प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो बहुत सारे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन मिलके मैसेज एक ही पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को देते हैं बास साइट्स पे हमारे नर्वस सिस्टम में। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्वर्जेंस, यानी कि कॉन्वर्ज हो गया यानी मैसेज। तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के कोई एंटीरियर हॉर्न सेल्स है या जो भी है, उसको मैसेज मिलता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक से भी मिलता है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक से भी मिलता है, दूसरी जगह से। तो यानी कि मैसेज दूसरी जगह से, दूसरे डायरेक्शन से, दूसरे न्यूरॉन से मिलता है एक ही पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन को। तो इसको कहते हैं कॉन्वर्जेंस। ओके, फिर है डाइवर्जेंस।
सो कॉन्वर्जेंस का ऑपोजिट है डाइवर्जेंस। सो क्या होगा यूजुअली, जैसे हमने देखा कि बहुत से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक ही इस पे टर्मिनेट होते हैं, उसी तरह एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल जो है काफ़ी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स तक पहुंच सकता है। यानी कि एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है इसके अपने सिग्नल्स इसको भी देगा, दूसरे न्यूरॉन को भी देगा, और एक दूसरे तीसरे न्यूरॉन को भी देगा या और को भी देगा। तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन अपना इंफॉर्मेशन बहुत से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को दे सकता है, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया। फिर है सम्मेशन। सम्मेशन प्रॉपर्टी है सम्मेशन। सो सम्मेशन दो तरह के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्पोरल सम्मेशन और एक होता है स्पेशियल सम्मेशन। टेम्पोरल सम्मेशन और एक होता है स्पेशियल सम्मेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है साइनैप्स की। सो टेम्पोरल सम्मेशन क्या है? तो मान लीजिए जब एक मैसेज ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन पे, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक, तो यानी कि ये एक नर्व की जो एंडिंग्स है एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि साइनेप्टिक नॉब। सो साइनेप्टिक नॉब से जो है दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट पे, यानी कि एक्सोडेंड्राइटिक ये साइनैप्स है, ये जंक्शन है। तो इसमें यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके इसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे आएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा, लेकिन डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। वहाँ पे एक छोटा सा लोकल पोटेंशियल यानी कि ईपीएसपी या आईपीएसपी डेवलप होगा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। सो मान लीजिए अगर यहाँ से जो रिलीज होता है तो ये एक जो यहाँ पे रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसका करंट की जो है सिर्फ उसकी होत यानी कि उसकी जो टोटल मैग्नीट्यूड जो करंट रिलीज कर रहा है 8 मिलीवोल्ट है। ठीक है, 8 मिलीवोल्ट है, लेकिन ये 8 मिलीवोल्ट इतनी काफ़ी मात्रा में करंट नहीं है कि वो दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सके। उसको स्टिमुलेट करने के लिए मान लीजिए 25 या 26 या उससे ज़्यादा उसको करंट चाहिए, तो तभी इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो अगर हम इसी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को रिपीटेडली स्टिमुलेट करें, ये पहले सिर्फ 8 मिलीवोल्ट का करंट दिया, फिर से उसको स्टिमुलेट करेंगे तो फिर से वो 8 मिलीवोल्ट का देगा, फिर से उसको करेंगे तो फिर से 8 मिलीवोल्ट का, फिर से कहेंगे तो फिर से उसको होगा, तो ये पूरे एडअप हो जाएंगे, यानी कि सम्मेटेड हो जाएंगे, यानी 8 8 8 8 36 हो जाएंगे। तो पूरा जब उसका इलेक्ट्रिकल करंट इसमें 36 जाएगा तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर मैं जब आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वैल्यूज पे मत जाइए, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, तो उसको कहते हैं टेम्पोरल सम्मेशन। उसी तरह स्पेशियल सम्मेशन क्या होता है कि एक ही, जैसे कि ये दो न्यूरॉन्स है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचना है, तो ये न्यूरॉन जो है मान लीजिए एक एक्सॉन का जो एक टर्मिनल है साइनेप्टिक नॉब, वो सिर्फ 8 मिलीवोल्ट करंट दे रहा है, फिर से उसके बहुत सारे नॉब्स होते हैं तो वो और एक रहेगा, वो और एक 8 मिलीवोल्ट देगा। यानी कि अगर साइमल्टेनियसली बहुत सारे टर्मिनल्स एक साथ अगर स्टिमुलेट करें पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, जैसे कि ये डेंड्राइट पे करेगा, ये बॉडी पे, यानी टोटली एक साथ अगर इस न्यूरॉन को अगर एक साथ स्टिमुलेट करेगा तो वो भी एडअप हो जाएगा, उसका भी करंट एडअप हो जाएगा, यानी कि उसका भी पोटेंशियल एडअप हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशियल सम्मेशन। तो साइनैप्स की जो प्रॉपर्टी है ये टेम्पोरल यानी एडअप हो जाएगा, यानी जो भी अल्टरनेट जो भी स्टिमुलेट होगा वो करंट एडअप हो जाएगा, चाहे उसको रिपीटेडली स्टिमुलेट करो या एक साथ पूरे टर्मिनल्स को अगर स्टिमुलेट करके जो भी करंट होगा वो भी एडअप हो जाएगा, तो उसे कहेंगे स्पेशियल सम्मेशन। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद और एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्लूजन एंड सबलिमिनल फ्रिंज। आमतौर पे 3 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ऑक्लूजन, व्हाट इज सबलिमिनल फ्रिंज। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ऑक्लूजन और सबलिमिनल फ्रिंज ये एक साथ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों में कुछ अपोजिट इफेक्ट दिखाई देगा, तो आपको मैं फिर अलग से समझा दूंगा, लेकिन याद रख लीजिए ऑक्लूजन और सबलिमिनल फ्रिंज। सबलिमिनल फ्रिंज ये जो है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं साइनैप्स के, सो ध्यान से सुनिएगा। ऑक्लूजन किसे कहते हैं और सबलिमिनल फ्रिंज किसे कहते हैं। पहले आते हैं ऑक्लूजन पे। मान लीजिए फिर से ये एक साइनैप्स, ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यानी कि एक न्यूरॉन ए है, ठीक है, ये न्यूरॉन ए है, ठीक है, ये न्यूरॉन ए है, इसका डेंड्राइट्स है, ये है एक्सॉन है।
तो जब ये स्टिमुलेट होगा, इसकी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ये जो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन ए, ये एक साथ जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो इसकी जो कैपेबिलिटी है कि ये 6 न्यूरॉन्स को, यानी कि 6 न्यूरॉन्स को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट कर सकेगा। ठीक है, 4, 5, 6। ओके, जस्ट मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये समझने के लिए। ज़रूरी नहीं कि एक न्यूरॉन 6 को ही करे या 5 को करे या 3 को करे, वो डिफरेंट नर्वस सिस्टम पे अलग अलग जगह है। तो एक न्यूरॉन जब स्टिमुलेट करेगा, यानी कि एक एफरेंट न्यूरॉन है, वो 6 इफरेंट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, मान लीजिए। उसी तरह और एक उसके पड़ोस में और एक सेल है, और एक न्यूरॉन है, वो है न्यूरॉन बी। मान लीजिए एक न्यूरॉन बी है, ठीक है। वो भी जब स्टिमुलेट होगा, वो भी 6 इफरेंट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। वो भी जब स्टिमुलेट होगा तो वो भी 6 इफरेंट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे इसको डॉटेड डाल रहा हूँ ये, हाँ, ताकि ओवरलैप ना हो। तो 6 स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको अलग से आपने कभी न्यूरॉन ए को स्टिमुलेट किया तो उसने 6 दूसरे इफरेंट न्यूरॉन को, ये एफरेंट न्यूरॉन है, AFFERENT, वो इफरेंट न्यूरॉन है, EFFERENT, यानी कि साइनेप्स यानी कि जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन जो है जब अकेले हम स्टिमुलेट करते हैं तो 6 को स्टिमुलेट करेगा। उसी तरह और एक न्यूरॉन है, उसको भी अगर हमने अकेले से स्टिमुलेट करेगा तो 6 को करेगा। यानी कि अगर अंदाज़ा लगाएं कि जब एफरेंट न्यूरॉन ए है वो 6 को स्टिमुलेट कर रहा है, और एफरेंट न्यूरॉन बी वो उसको अगर हम अलग से स्टिमुलेट करेंगे वो भी 6 को कर रहा है, यानी कि हम अलग से करेंगे तो टोटल इफेक्ट हमें 12 नज़र आता है, राइट। टोटल हमें जो है 12 आता है। लेकिन अगर हम ये दोनों न्यूरॉन्स जो पड़ोस में है, यानी आजू बाजू है, अपने जगह पर है, अपने इसमें, अगर उसको एक ही साथ स्टिमुलेट किए, अगर ए और बी को एक साथ स्टिमुलेट किए तो कितने न्यूरॉन्स एक्साइट होंगे? 6 + 6 12। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट 10 न्यूरॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक 10 न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन ही स्टिमुलेट होंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब नेबरहुड में होते हैं तो इसमें से 1 या 2 न्यूरॉन्स जो है ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि ये जो 2 न्यूरॉन को, इसको जो है कनेक्शन इससे भी मिलता है और इससे भी मिलता है। तो इससे भी सिग्नल मिला, इससे भी सिग्नल लेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल ऑल और नॉन लॉ के हिसाब से एक ही सिग्नल एक्साइट होगा, या एक्साइट होगा या तो नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उस पर फिर से उतना ही एक्साइट होगा। यानी कि अगर आप एक साथ स्टिमुलेट करेंगे ए और बी को तो टोटल इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोलें उसको तो ऑक्लूजन की प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन एन एफरेंट न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड separately, then the sum total of the 2 efferent neurons stimulated separately will be greater than when they are stimulated simultaneously। यानी कि अगर हम उसको अलग से स्टिमुलेट करेंगे तो सम टोटल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम उनको एक साथ स्टिमुलेट करेंगे तो सम टोटल कम हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑक्लूजन, ठीक है। अब उसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है सबलिमिनल फ्रिंज, उसका अपोजिट है, एक अपोजिट प्रॉपर्टी है सबलिमिनल फ्रिंज। तो उसमें क्या होता है? यही कंडीशन है ए और बी। आपको एक से न्यूरॉन के बारे में बताता हूँ, ए और बी के इसमें, तो उसमें अपोजिट हो जाएगा, टोटली अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन ए, ठीक है, न्यूरॉन ए है, उसका एक एक्सॉन है। तो ये न्यूरॉन ए का जो एक्सॉन है ये स्टिमुलेट कर लेगा हाइपोथेटिकली, इसमें मान लीजिए 5 यानी कि 5 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को या एफरेंट न्यूरॉन को एक्साइट कर सकता है। अगर हम इसको अकेले स्टिमुलेट करेंगे, इसकी कैपेबिलिटी है 5 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह और एक न्यूरॉन है उसके नेबरहुड में, ठीक है, इसकी भी कैपेबिलिटी है, ये है 5 अपनी तरफ से स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जब भी ये स्टिमुलेट होगा इसकी कैपेसिटी मान लीजिए कि ये भी 5 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा। ये भी न्यूरॉन है जो मैं रेड में बता रहा हूँ, ये भी 5, ठीक है। तो बाज़ वक्त क्या होता है, अगर आप इसको अलग अलग स्टिमुलेट करेंगे तो ये 5 पोस्ट सिनेप्टिक, बी को स्टिमुलेट करेंगे तो 5 पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि टोटली 10 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएंगे अगर हम 2 न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं इधर, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों को अगर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ स्टिमुलेट करें तो कितने न्यूरॉन्स
स्टिमुलेट होंगे 5 + 5 10, नहीं, यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं चलती ह्यूमन बॉडी में। तो इस एक प्रॉपर्टी है, इसमें 5 + 5 10 के बजाय 12 या 13 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि जब ये एक न्यूरॉन 5 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, तो बस यहाँ पर और एक जो पेरीफेरी में और कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट नहीं होते, यानी कि एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, उसमें करंट पहुँचता है, थोड़ा सा मिनिमल पहुँचता है लेकिन पूरा नहीं पहुँचता, तो वो सब लिमिनल फ्रिंज में रहते हैं। फ्रिंज यानी कि बॉर्डर, सब लिमिनल यानी थ्रेशोल्ड के नीचे, यानी कि मिनिमल से थोड़े नीचे, यानी कि जितना मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो ये न्यूरॉन है उतना नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम मिलता है उसको करंट, जो फ्रिंज यानी कि बॉर्डर यानी कि नेबरहुड में। तो इस वजह से ये न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होता, सिर्फ 5 न्यूरॉन ही स्टिमुलेट होते हैं। ये अगर इसको हम अलग से करें तो सिर्फ 5 स्टिमुलेट होता है, वो जो छठा न्यूरॉन है वो वहीं पे रहता है, ठीक है। उसी तरह बी का भी ये जो पड़ोस का एक न्यूरॉन है, ये अपने को 5 न्यूरॉन स्टिमुलेट करेगा, लेकिन एक न्यूरॉन जो यहाँ के रहते हैं इसको जो है सब लिमिनल फ्रिंज में रहते हैं वो, ठीक है। 1 या 2 न्यूरॉन सब लिमिनल फ्रिंज यानी कि वो स्टिमुलेट नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब अगर आप 1 या 2 न्यूरॉन है, मान लीजिए इसके भी और 2 न्यूरॉन है, जब आप दोनों को एक साथ जब स्टिमुलेट करते हैं तो इसका जो करंट जो हाफ थोड़ा सा गया था और इसका करंट भी है, दोनों सम अप हो जाते हैं। ओके, हमने सम्मेशन में देखा था, टेम्पोरल स्पेशल सम्मेशन में। ओके, स्पेशली ये स्पेशल सम्मेशन का एग्जांपल है। तो जब हम इसको सम हो जाता है, यानी कि मान लीजिए करंट जो है इसको स्टिमुलेट होने के लिए जो है 20 मिलीवोल्ट चाहिए एक न्यूरॉन को, ये जो है सबको ये 5 न्यूरॉन को 20 दे रहा है, इधर को सिर्फ 10 दे रहा है, तो इस वजह से स्टिमुलेट नहीं हो रहा है। ये भी 20 करंट दे रहा है, इस वजह से 5 न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं। ये जो छठा 7वां न्यूरॉन है उसको 10 दे रहा है, स्टिमुलेट नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों न्यूरॉन एक साथ हम स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि A + B दोनों जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो टोटल हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सबलिमिनल फ्रिंज, और ये क्यों होता है? स्पेशल सम्मेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यानी कि साइनैप्स में बाज़ जगह ऑक्लूजन भी देखा जाता है, यानी कि जब आप साइमल्टेनियसली अगर आप स्टिमुलेट करें तो नेट इफेक्ट कम भी होता है। बाज़ जगह हमारी बॉडी में जब आप साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करते हैं तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो इसे कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। तो दोस्तों हमने अभी देखा, इतने सब डिस्कशन की, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, समेशन, ऑक्लूजन एंड सबलिमिनल फ्रिंज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हमें ये मैथमेटिक्स जो है, ये जो कि मैथमेटिकली गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी में ये है कि साइनैप्टिक ट्रांसमिशन जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि कहीं से मैसेज किधर भी पहुंच सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। एग्जांपल देता हूं आपको, एक रिफर्ड पेन, जैसे आपने देखा होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो, यानी कि हार्ट के जो मायोकार्डियल सेल्स के डेथ की वजह से होता है पेन, आमतौर पे सीने में यानी कि चेस्ट में होना चाहिए, लेकिन बाज़ वक्त जो है यहाँ का पेन लेफ्ट यहाँ पे खांधे पे यानी कि लेफ्ट शोल्डर पे फील होता है, उसे कहते हैं रिफर्ड पेन, यानी कि मेन प्रॉब्लम इधर है लेकिन फील इधर होता है, यहाँ पर होने। तो क्यों होता है? ये सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि जो सिग्नल है, जो पेन का जो सिग्नल है, यहाँ पे इतने सब कनेक्शंस होते हैं ना न्यूरनल सर्किट जो नर्व से जो आते हैं, तो वो डाइवर्ट होके यहाँ पर होता है। ये एक एग्जांपल है ये प्रॉपर्टीज़ का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और रिफर्ड पेन का हम उस पेन पाथवे में वो सब डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज रिफर्ड पेन, टाइप्स ऑफ रिफर्ड पेन एंड ऑल। राइट नाउ इतना याद रख लीजिए। होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज ऑक्लूजन, व्हाट इज सबलिमिनल फ्रिंज। बाज़ वक्त 3 मास या 5 मास में यही पूछा जाता है, ऑक्लूजन समझा दीजिए या सबलिमिनल फ्रिंज समझा दीजिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। और हम नोट्स भी दे रहे हैं आपको, इसके नोट्स भी कुछ ही दिनों में आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसका लिंक, प्लीज़ गो थ्रू डैट। और आपको पूरा डिटेल्स आपको हम नोट्स, हैंड रिटन नोट्स देंगे जो कि CBME यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है 10.2 जो फिजियोलॉजी PY 10.2 का जो साइनैप्स का कॉम्पिटेंसी है, उसमें उसके तहत ही हम आपको सिलेबस NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत ही हम आपको ये सभी बातें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्लूजन हो गया, सबलिमिनल फ्रिंज हो गया, ठीक है। और फिर दूसरे और हैं साइनैप्टिक फैटिग, यानी कि साइनैप्स जो है
फैटिक भी होगा, जैसे मसल फैटिक होता है उसी तरह अगर आप एक न्यूरॉन को जो कि कंडक्शन कर रहा है किसी और न्यूरॉन्स को, या चाहे मल्टीपल हो या सिंगल हो, अगर आप रिपीटेडली अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो ट्रांसमिशन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, उसे कहते हैं साइनेप्टिक फैटिक, यानी थक जाएगा। फैटिक यानी थकना। तो क्यों थकेगा भाई? क्योंकि मेनली साइनेप्स को ट्रांसमिट होने के लिए आपको पता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज जाने के लिए आमतौर पर केमिकल साइनेप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो जाता है कि रिपीटेडली आप अगर स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसमें वेसाइकल्स में जो स्टोर्ड है वो निकलेगा, लेकिन फिर स्टिमुलेट कर रहे हैं तो फिर से उसकी न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन होना चाहिए। जब तक प्रोडक्शन नहीं है या न्यूरोट्रांसमीटर कम है तो तब तक थोड़ी देर के लिए कंडक्शन जो है ट्रांसमिशन रुक जाएगा, तो उसे कहते हैं साइनेप्टिक फैटिग। ओके, सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि साइनेप्स कभी थक भी जाते हैं तो उसे कहते हैं साइनेप्टिक फैटिग। ओके, ये प्रॉपर्टीज यानी कि खासियत हम जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन का माने क्या है? तो देखिए, एक मान लीजिए एक न्यूरॉन है, न्यूरोनल ए, अब ये जो है कंडक्ट कर रहा है मैसेज दूसरे न्यूरॉन को, यानी कि ये न्यूरॉन बी। ओके, यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज जा रहा है। तो जब आप स्टिमुलेट करेंगे पहली बार, एक बार आपने स्टिमुलेट किया तो इन्फॉर्मेशन ये न्यूरॉन से गया और इस न्यूरॉन तक पहुँचा। ठीक है, तो मान लीजिए करंट जो है यहाँ से गया 20 मिलीवोल्ट का करंट गया। ठीक है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को 20 मिलीवोल्ट का जब आपने पहली बार स्टिमुलेट किया 20 मिलीवोल्ट का गया। ओके, फिर से आपने अगर दूसरी बार फिर से इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, जब भी 20 जाएगा, फिर से आपने स्टिमुलेट किया तो 20 के बजाय बाज़ वक़्त क्या आएगा, इसमें ज़्यादा करंट जाएगा, 24। आमतौर पे 20 निकाल रहा था, 24 या 25 भी जाएगा या ज़्यादा 30 भी जाएगा। तो उसको कहते हैं फैसिलिटेशन, यानी कि आप रिपीटेडली अगर स्टिमुलेट करोगे तो बाज़ वक्त फैटिक के जो अपोजिट है उसको फैसिलिटेशन होता है। बाज़ वक्त क्या है, शुरू में फैसिलिटेट करके ज़्यादा करंट होगा, यानी उसमें एक्शन, उसमें जल्दी जनरेट होगा, फैसिलिटेट करेगा प्रीवियसली जो स्टिमुलेट होगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का, मेनली कैल्शियम आयोन्स जो ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल्स, वो कैल्शियम चैनल ज़्यादा होते हैं अंदर, वो कैल्शियम चैनल्स अभी निकले भी नहीं होते। अगर आप फिर से इमीडिएटली अगर आपने स्टिमुलेट किया तो वही कैल्शियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल निकल के जल्दी से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जो कि जल्दी से ट्रांसमिट करेगा, यानी फैसिलिटेट करेगा। ओके, तो ये था फैसिलिटेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हायर न्यूरोनल फंक्शंस में हमने पढ़ेंगे साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। अभी जस्ट टाइम बीइंग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है प्लास्टिसिटी। ओके, सो प्लास्टिसिटी, आपने प्लास्टिक देखा होगा, तो उसका खासियत क्या होती है प्लास्टिक की, कि वो अपने आप में मोल्ड कर लेगा। ओके, मोल्ड यानी कि आप जिस शेप में उसको ढांच लो उस शेप में आ जाएगा। तो एबिलिटी ऑफ ए थिंग टू एडजस्ट इट्स शेप और इट्स फॉर्म इज नोन एज प्लास्टिसिटी। तो साइनेप्स भी जो है अपने आप को एडजस्ट कर देता है, तो उसे कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। इसके 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, एक है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन, ओके, या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। तो इसके काफ़ी डिटेल्स है, मैं जस्ट एक या दो चीज़ इसके बारे में बोलूँगा साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में। एक है पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन, और होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन और सेंसिटाइजेशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, फिर है सेंसिटाइजेशन, भी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी के एक तरीके हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन क्या है? तो वही चीज़ कि अगर जैसे फैसिलिटेशन का ही वही चीज़ है, तो अगर एक न्यूरॉन है, न्यूरोनल ए है, तो उससे जो मैसेज जो पहुंचता है सेकेंड न्यूरॉन को, न्यूरोनल बी को पहुंचता है। ठीक है, सो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन यानी कि साइनेप्स के बाद कंटिन्यूस अगर आप स्टिमुलेट करेंगे, फिर से स्टिमुलेट करेंगे, तो साइनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, कैल्शियम आयोन्स जो यहाँ पे नर्वनल टर्मिनल्स पे जो रिलीज होते हैं, वो पोटेंशिएट करते हैं दूसरे स्टिमुलस पे, यानी कि पहली बार आपने स्टिमुलेट किया सेम फैसिलिटेशन की तरह, तो उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो उस फिनोमेना को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन। तो यहाँ पे ज़्यादा कैल्शियम वगैरह होता है, तो उस वजह से क्या है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, यानी कि सिग्नल यहाँ पे थोड़ा ही स्टिमुलेट हुआ था, लेकिन जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ज़्यादा सिग्नल मिला, तो उससे
कहते हैं ये एडजस्ट हो गया, ओके, सिग्नल थोड़ा ही था लेकिन साइनैप्स पे चेंज हो गया, तो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी कि उसको उसने मॉडिफाई कर दिया, तो उसे कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन यानी कि साइनैप्स के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो जैसे फैसिलिटेशन की तरह इस पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन, ये थोड़ा ही स्टिमुलस था लेकिन यहाँ पर आके साइनैप्स ने उसको बढ़ा दिया, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन। उसी तरह लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन अगर सिमिलरली आप ऐसे ही अगर पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अगर बहुत लंबे टाइम तक था, जैसे कि हिप्पोकैम्पस में देखा जाता है ब्रेन में, तो वहाँ पर जो है प्री साइनेप्टिक के बजाय यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में कुछ चेंजेस होके उसमें स्टिमुलस ज़रा ज़्यादा पहुंचता है, यानी चेंजेस कर सकते हैं। यानी इसका मेनली मतलब क्या है कि साइनैप्स में ऐसी एक एबिलिटी है कि वो पोटेंशिएट कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है वैल्यू को, या सेंसिटाइजेशन हो जाता है। जैसे कि नॉक्शियस स्टिमुलाई यानी कि पेन का स्टिमुलाई है या इरिटेंट का स्टिमुलाई है, तो 2-3 न्यूरॉन्स को मिल के जो है उसको वो अल्टर कर देता है। अगर रिपीटेडली अगर मिल रहा है नॉक्शियस स्टिमुलाई तो वो पेन सेंसेशन को थोड़ा अल्टर्ड कर देता है, तो उसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कोई थ्रॉन यानी कि कांटा चुभ जाता है, ठीक है, शुरू बहुत दर्द लगता है, पर अगर वो कांटे को हम नहीं निकाले बहुत देर तक रहा तो आपको लिटरली दर्द होना रुक जाता है कुछ देर तक के लिए, तो वो होता है सेंसिटाइजेशन, यानी आपके रिसेप्टर नर्व जो सेंसिटाइज हो जाते हैं। वो क्यों होता है? वो भी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की वजह से, तो वो भी एक फिनोमिना है सेंसिटाइजेशन। सो पोस्ट साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड सेंसिटाइजेशन और हैबिचुएशन भी आता है, ठीक है, तो हैबिचुएशन आता है और इवन सम्मेशन भी होता है, एडअप भी होता है। तो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी यानी साइनेप्स अपने इसमें खुद एडजस्ट कर सकता है चेंजेस को, ठीक है, ये हो गया। अभी फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिवर्बरेशन। सो 11th प्रॉपर्टी रिवर्बरेशन। सो 2 साइनेप्स है, ठीक है, यानी कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ए, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है बी, ठीक है। तो बाज़ वक्त क्या होता है जब ये सिग्नल ए से बी पे चला जाता है, ये बी है ये ए है, सो फिर से ये जो बी का न्यूरॉन का जो टर्मिनल है एक्सॉन का, बाज़ वक्त फिर से आके ए को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि ए न्यूरॉन ऑलरेडी स्टिमुलेट था, ये बी को करेगा, बी से फिर से आके ए को स्टिमुलेट होगा, तो ये रिवर्बरेशन यानी कि खुद अपने आप को स्टिमुलेट करेगा। ओके, बाज़ वक्त ज़रूरी नहीं कि दूसरे न्यूरॉन को जाके आके वहाँ से मैसेज आए, इसने अपना सिग्नल यहाँ पे दे दिया और एक इसका टर्मिनल अपने फिर से डेंड्राइट को आके स्टिमुलेट करेगा, यानी खुद ब खुद अपने आप न्यूरॉन जो है साइनेप्स अपने आप पे स्टिमुलेट होगा, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। यानी कि यहाँ पे एक बार सिग्नल चला गया लेकिन फिर से वही सिग्नल वापस इसको मिल जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। फिर होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सेस में भी है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस रेसिप्रोकल इनहिबिशन? तो आई थिंक टाइम बहुत हो रहा है लेकिन फिर भी मैं ये ब्रीफली अभी इतना बोल के ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी जैसे कि फ्लेक्जन एक्सटेंशन होता है मसल्स पे, ठीक है। सो यहाँ पर एक कट सेक्शन बताता हूँ स्पाइनल कॉर्ड का। सो यहाँ से डॉर्सल रूट्स हैं, डॉर्सल रूट, और यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न्स हैं, ठीक है। सो मैसेज जो है रिफ्लेक्स का डॉर्सल रूट से आती है, डॉर्सल रूट नर्व जो कि होता है एफरेंट नर्व, ठीक है। फिर यहाँ से वो साइनाप्स करता है और एंटीरियर हॉर्न सेल से जो है यहाँ पे मैसेज निकलता है, स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, ओके, 2 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, एक होता है फ्लेक्सार्स, एक होता है एक्सटेंसार्स, ओके, फ्लेक्सार्स एंड एक्सटेंसार्स। सो मान लीजिए ये फ्लेक्सार्स मसल है जो ग्रीन्स में मैं बता रहा हूँ, ये फ्लेक्सार मसल्स है, ठीक है। फिर और एक जो है ये जो ग्रीन से ही बताते हैं, ठीक है, ये साइड जो है ये एक्सटेंसार मसल्स है, हाँ, एक्सटेंसार मसल्स है। कोई भी जैसे यहाँ पे फ्लेक्सार मसल्स होते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसार मसल्स होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इसी तरह थाई में भी, ओके। यहाँ पर समझ लीजिए एक्सटेंसार मसल्स है ये साइड और फ्लेक्सार मसल्स। तो जब भी कोई फ्लेक्सार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सटेंसार मसल्स जो है रिलैक्स होना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह जब सिग्नल मिलता है कि ये फ्लेक्सार मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन पे यहाँ पे साइनैप्स हो जाएगा, यानी डॉर्सल नर्व रूट जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स को यहाँ पे आके स्टिमुलेट करेगा कि इसको फ्लेक्सार
स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट हो जाएगा और फ्लेक्स यहाँ पे आके ये स्टिमुलेट करेगा मसल्स को, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फ्लेक्सन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक्सटेंसर की भी नर्व सप्लाई होती है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे भी यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है। तो ये जो है इसको और एक इंटर न्यूरॉन बीच में आ जाता है। इंटर न्यूरॉन जो कि इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन होता है, ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा और ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन इंटर्न इसको इनहिबिट करेगा एक्सटेंसर मसल्स को। सो अल्टीमेटली एक्सटेंसर मसल्स जो है रिलैक्स होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो रेसिप्रोकल इनहिबिशन कैसे होता है, तो फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंसर रिलैक्स होता है, यानी कि मैसेज एक ही नर्व से आया, एफरेंट नर्व से, ये रेड कलर के, ये नर्व जो है साइनाप्स पे एक नर्व को स्टिमुलेट किया और एक को इनहिबिट किया। कैसे इनहिबिट किया, एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन को, यानी कि इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन कहते हैं इसको, ये स्टिमुलेट होगा और ये इनहिबिट करेगा दूसरे को। तो इस टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, ये भी एक साइनाप्स की प्रॉपर्टी है। उसी तरह आफ्टर डिस्चार्ज और एक प्रॉपर्टी है। तो एक बार इंफॉर्मेशन एक साइनाप्स से दूसरे साइनाप्स तक जाने के बाद फिर से रिपीटेडली थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसे कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। और फाइनली इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया और एसिडोसिस। सो साइनाप्स में कभी भी या हाइपोक्सिया हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या एसिडोसिस हो गया यानी पीएच चेंजेस वगैरह हो गए, तो ये बहुत वल्नरेबल होते हैं और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन अल्टर होता है। तो इसीलिए फर्स्ट साइट ऑफ फैटिग सीएनएस के साइनाप्स में देखा जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाप्स। जस्ट टू समराइज आई विल जस्ट टेल द नेम्स बता दूंगा। वन वे कंडक्शन, साइनेप्टिक डिले, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, समेशन जो कि टेम्पोरल एंड स्पेशल समेशन, ऑक्लूजन, सब्लिमिनल फ्रीज, साइनेप्टिक फैटिग, फैसिलिटेशन, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी जिसमें पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन और सेंसिटाइजेशन, देन हैबिचुएशन में भी है, उसमें समेशन भी है, देन रिवर्बरेशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन आफ्टर डिस्चार्ज एंड द इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। ओके, सो धन्यवाद। फिर से हम आपको नोट्स भी दे देंगे। धन्यवाद।